जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था तो तब ये मेरी लाइफ के अंदर ये मार्शल आर्ट्स का जो कंटेंट है उस समय आया। 1998 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली इंटरनेशनल इवेंट खेलने की। आज भी जिस तरह से यूथ को स्पोर्ट्स के अंदर आना चाहिए, खासकर लड़कियों को जितना आना चाहिए, आज भी नहीं आ पा रहे। फिट मंत्रा यही है कि अपने शरीर को कष्ट देना शुरू करें। तो मैं चाहता हूं जितना आप अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट में बनाएंगे उतना स्वस्थ शरीर आप पाएंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तो भारत स्वस्थ रहेगा, हमारा जम्मू कश्मीर स्वस्थ रहेगा। टेक वन देखने वाले सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। वी द चेंज मेकर के आज के इस एपिसोड में हम एक ऐसी पर्सनालिटी को लेकर आए हैं जिनके पास फिट मंत्रा तो है ही है, साथ ही वो विमेंस को सेल्फ डिफेंस का पाठ पढ़ा रहे हैं और उसके साथ साथ वो कराटे इंडिया ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन भी हैं। नाम है अंबेडकर गुप्ता। अंबेडकर जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहले तो आप हमारे दर्शकों को ये बताइए कि ये जर्नी कहाँ से शुरू हुई। मतलब जिस तरह से एक लड़के का ख्वाब होता है कि मैं, और आपकी पर्सनालिटी देख के भी ऐसा लगता है कि यू शुड बी अ मॉडल, तो मैं इस लाइन में जाना चाहता था, बट गलती से टर्न तो नहीं ले लिया कहीं स्पोर्ट्स वाली साइड? नहीं, ऐसा नहीं है। स्पोर्ट्स वाले कभी भी गलती से कोई काम नहीं करते। वो जो भी करते हैं पूरी तैयारी के साथ करते हैं। वेल प्लान्ड होता है। मैं आपका जो सबसे बेसिक सवाल है वो ये है कि ये जर्नी कब स्टार्ट हुई। ये जर्नी बहुत पहले की है। आप ये सोचिए कि जब मैं 7th क्लास में पढ़ता था, लगभग 13 साल का था, तो तब ये मेरी लाइफ के अंदर ये मार्शल आर्ट्स का जो कंटेंट है उस समय आया। मैं किसी से मिला, इसके ऐसे व्यक्ति से जो इसके एक्सपर्ट्स थे, वो साउथ इंडियन थे, वो बाय चांस किसी काम से जम्मू में थे, तो उनसे इन्फ्लुएंस होकर मैं इस फील्ड में आया था। ओके। उस समय हमें ये कुछ भी मालूम नहीं था कि ये कोई स्पोर्ट्स है, ये क्या है, लेकिन एक आत्मरक्षा सीखने का कि जो दाव पेच थे ये सीखने का उस समय यूथ के अंदर बड़ा प्रचलन था। अच्छा। अधिकतर लोग उस समय, जब मैं आपको ये 86 के आसपास की बात सुना रहा हूँ, उस समय अधिकतर यूथ मार्शल आर्ट्स को सिर्फ फोटो में देखता था जम्मू में, या कभी कभार कोई ब्रूस ली की पिक्चर देखता था तो उसमें देखता था। लेकिन हमने अपने जीवन में उतारना शुरू कर दिया था उस समय। ओके। करते करते फिर हम डिफरेंट मार्शल आर्ट्स की तरफ चलते गए। फिर मैंने ताइक्वांडो किया। पहले मैंने जैसे बताया कि कलरी से मेरी शुरुआत हुई, जो साउथ इंडियन थे। तो ये फील्ड में मेरी रुचि बढ़ती गई। इस फील्ड में मुझे एक कॉन्फिडेंस बढ़ता गया। आपने ठीक कहा, मेरी माता जी की इच्छा कुछ और थी, मैं कुछ और करूं, पर ईश्वर को कुछ और मंजूर था और मेरे को भी लगभग शायद यही मंजूर था जो मैं कर रहा हूँ। तो इसी तरह से अपॉर्चुनिटीज़ भी मिलती गई, रास्ता भी मिलता गया और बड़े बड़े फील्ड के अंदर मुझे जाने का मौका भी मिला। फिर मैंने नेशनल लेवल के उस टाइम पे टूर्नामेंट्स भी खेलना शुरू किए। लेटर ऑन हमें ये पता चला कि ये कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स भी है। इसके साथ जुड़ी हुई, मार्शल आर्ट्स के साथ जुड़ी हुई कुछ कॉम्पिटिटिव स्पोर्ट्स भी है, जिससे मैं उस टाइम पे पॉपुलर स्पोर्ट्स होती थी ताइक्वांडो। तो फिर हम उसमें जुड़ते चले गए, खेलते चले गए। समझ में नहीं आया कि कैसे, ऊपर वाले ने भी सपोर्ट किया, कुछ लोगों ने भी सपोर्ट किया। करते करते मैं इस मुकाम तक पहुंचा कि 1998 में मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली इंटरनेशनल इवेंट खेलने की। क्या बात। उस समय जम्मू में, मुझे तो बिल्कुल याद नहीं है, लेकिन अब शायद कुछ लोग बोलते हैं कि उन्होंने भी खेला है। उस समय बड़े कम लोग थे जिन्होंने, स्पेशली मार्शल आर्ट के फील्ड के अंदर, मार्शल आर्ट मींस जिसमें ताइक्वांडो, कराटे, इस तरह की स्पोर्ट्स थी जी, जिन्होंने उस समय इंटरनेशनल लेवल पर कहीं सिलेक्शन पाई और खेला हो। ओके। तो मुझे अच्छा एक मौका मिला, एक मेरी फेडरेशन ने मुझे उसके लिए मेरा चयन किया और मैं डबलिन खेलने के लिए सिलेक्ट हुआ, डबलिन आयरलैंड में। बहुत खूब। तो जैसा आपने बोला कि ये जर्नी की शुरुआत ऐसे ही होती गई, ऊपर से धक्का लगता गया, हम आगे बढ़ते गए। यू वोंट बिलीव, बच्चों को ये पता होना चाहिए, डेस्टिनी का कोई पता नहीं होता। मैं इसलिए आपको ये बता रहा हूँ कि जब मेरे को ये पता चला कि मुझे डबलिन खेलने जाना है, तो मुझे लगा हमने जाना है, अब ठीक है, हमें तो ऐसे बड़ा नॉर्मल सा लगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि इसके लिए पासपोर्ट चाहिए होता है। अच्छा। इवन आई वॉज नॉट हैविंग द पासपोर्ट। मैंने कभी पासपोर्ट देखा भी नहीं था। मैं बताता हूँ अपने बच्चों को सभी। तो पासपोर्ट, अब जब दिल्ली में हमारी बात हुई, उन्होंने बोला पासपोर्ट लाइए, तो पासपोर्ट क्या बुलाया है पहली बार पता चला जी।
तो पासपोर्ट बनाने के लिए अब क्या किया जाए। अब मुझे याद आती है उस समय एक डीआईजी थे हमारे जम्मू कश्मीर में, आईपीएस ऑफिसर थे, एसएस अली। अच्छा। ही वॉज वेरी सपोर्टिव। ही वॉज चेयरमैन ऑफ माई एसोसिएशन जो जम्मू कश्मीर की थी। अच्छा। तो आई टॉक टू हिम, मैंने बोला सर ऐसे ऐसे है। उसने ही वॉज वेरी हैप्पी, ही वॉज सो उनको बड़ा इतनी खुशी हुई कि ऐसा कोई बच्चा है, ऐसे कोई जम्मू कश्मीर से बच्चे हैं। हम 3 लोग सेलेक्ट हुए थे। अच्छा। तो जाना चाहते हैं। तो फिर उन्होंने जो भी प्रोसीजर था उसको शॉर्ट करते हुए उस समय मुझे विद इन 1 वीक जो है वो पासपोर्ट प्रोवाइड किया। आज से 2 दशक पहले की बात करें, मतलब 20 साल ऑलमोस्ट, तो उस समय खेलों को लेकर इतनी अवेयरनेस भी लोगों में नहीं थी। तो आपने जैसे बोला कि आपके पेरेंट्स चाहते थे, आपकी मदर चाहती थी कि कुछ, तो कैसा एक मतलब ट्विस्ट रहा कि आप ये करना चाहते हो और माँ बाप चाहे नहीं जी, यू हैव टू बी वेरी एफिशिएंट इन योर स्टडीज़ और ये इसी पे फोकस करना है। और आप एक ऐसे फैमिली से भी बिलोंग करते हो कि जो जिसका माइंडसेट टोटली बिजनेस वाला माइंडसेट होता है कि हमें तो तुझे ये बनाना था, तू तो किसी और दिशा की तरफ अग्रसर हो गया है। देखिए, मैं जाति से महाजन हूँ, जैसे आपने बोला। आजकल जाति का नाम बोलना बोलना नहीं, जी। जाति बोलना नहीं चाहिए, आजकल अच्छा नहीं होता। जी। लेकिन क्योंकि हम व्यापारी वर्ग हैं, हमारी जो जाति है वो व्यापारी वर्ग है, मुझे इस बात पे गर्व भी है जी। हमारा ऐसा कुछ नहीं था कि मेरी फैमिली की कोई बिजनेस बैकग्राउंड थी। अच्छा। आई वॉज द ओनली सन विद 2 यंगर सिस्टर्स। मेरे पिताजी नहीं थे। मेरे पिताजी की 5 साल की, जब मैं 5 साल का था तब उनका स्वर्गवास हो गया था। अच्छा। तो इट्स वेरी स्ट्रगलिंग लाइफ। तो मेरी मदर इसलिए चाहती थी कि मैं पढ़ाई करके जल्दी से किसी सरकारी जॉब में चला जाऊं ताकि मैं अपनी फैमिली को सर्वाइव कर सकूं, उसको सपोर्ट कर सकूं। तो उनकी अपनी एक सोच थी, वो भी ठीक थी अपनी जगह पे। लेकिन क्या हुआ कि जैसे जब मैंने आपको बताया कि मैं डबलिन के लिए सिलेक्ट हुआ तो माँ को तो खुशी होती है इन सब चीज़ों में। फिर वो थोड़ा साइलेंट हुए कि शायद कुछ बड़ा करने वाला है ये बच्चा। तो जैसे मैंने आपको बताया, फिर मैं डबलिन गया, डबलिन से मैं इंग्लैंड गया। इंग्लैंड में मैंने एक डिफरेंट काइंड ऑफ मार्शल आर्ट था उस समय दुनिया में नया इंट्रोड्यूस हुआ था, चाइकोंडो मार्शल आर्ट। तो कोई अमेरिकन मास्टर थे, उसने इसको इंट्रोड्यूस किया था। बट दीज वर द प्योरली मार्शल आर्ट्स, दैट वाज प्योरली मार्शल आर्ट, दैट वाज नॉट ए स्पोर्ट्स। तो फिर मैंने उसकी ट्रेनिंग वहाँ पर की। ट्रेनिंग करके फिर मैं हिंदुस्तान वापस आया। आयरलैंड से मैं लंदन गया, लंदन से ट्रेनिंग की, वापस आया। यहाँ पर आकर मुझे लगा कि मैं बहुत कुछ कर सकता हूँ, क्योंकि एक मोराल बड़ा हाई था, एक अच्छे लेवल पर मैंने काम किया था, सीखा था। लेकिन शायद मुझे कहीं ना कहीं गर्ज रह गया कि मैंने शहर जम्मू चूज़ किया अपने इस फील्ड को आगे बढ़ाने के लिए। मैं किसी और शहर में होता तो शायद मेरी आज आर्थिक स्थिति और कि जो मेरी जान पहचान है, जो मेरी पहचान है, वो शायद वैसे अभी भी अच्छी है आप लोगों की कृपा से, लेकिन और शायद अच्छी होती, और ज़्यादा बड़ी होती, और अप्रोचेबल होती। तो थोड़ा गर्ज है मुझे कि शायद जम्मू में उस तरह से सपोर्ट नहीं मिला मुझे जिस तरह से मिलना चाहिए। स्पोर्ट्स की अगर बात करें तो जम्मू कश्मीर किस स्थिति पर है अभी फिलहाल? देखिए मैम, आपने एक बात बोली है कि अवेयरनेस है स्पोर्ट्स के बारे में आज, लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल बात यह है कि सिर्फ अवेयरनेस है। आज भी लोग स्पोर्ट्स में इंडल्ज नहीं हो रहे। अच्छा। जिम खुल गए हैं जम्मू में बहुत ज़्यादा, लेकिन प्रोफेशनल ट्रेनिंग बहुत कम जिम्स में है। अच्छा। बहुत सारी जगहों पर मार्शल आर्ट्स की क्लासेस भी चल रही हैं, स्टेडियम इंफ्रास्ट्रक्चर भी बड़े हैं। पिछले कुछ सालों के अंदर जम्मू के अंदर डिस्ट्रिक्ट लेवल पर अच्छे स्टेडियम्स की इस्टेब्लिशमेंट हुई है। यानी कि आज से 20 साल पहले जो हम इंफ्रास्ट्रक्चर स्पोर्ट्स को के मद्देनजर देखते थे, आज एंटायरली बड़ा चेंज हुआ है उसके अंदर। इसमें डाउट नहीं है कि सरकार ने बहुत सारी चीज़ों को डेवलप किया है। लेकिन आज भी जिस तरह से यूथ को स्पोर्ट्स के अंदर आना चाहिए, जितना आना चाहिए, खासकर लड़कियों को जितना आना चाहिए, आज भी नहीं आ पा रहे। अच्छा। उसके बहुत सारे कारण हैं, अब मैं उन कारणों में नहीं जाना चाहता। लेकिन जो लोग आ रहे हैं, मैं ये चाहता हूँ कि सोसाइटी और सरकार ये उनको इतना सपोर्ट करे कि वो इस फील्ड को अडॉप्ट करें, प्रोफेशनली अडॉप्ट करें, और जम्मू कश्मीर का स्पोर्ट्स के अंदर एक बड़ा मकाम जो है वो बनाएं। उसमें हम अभी भी कहीं लैग कर रहे हैं। बात करते हैं मार्शल आर्ट की, तो मार्शल आर्ट, और आप पर्टिकुलरली कराटे से हैं, तो सेल्फ डिफेंस को हम कैसे एक रिलेट करेंगे इसके साथ? और एक अगर लड़कियों की बात करें तो कितना महत्व रखती है ये गेम इनके लिए? देखिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि हमारी जो स्पोर्ट्स है जिसमें मैं हूँ आज कराटे में,
ये एक स्पोर्ट्स तो है ही, इसका एक अपना वो रुतबा है, एज ए स्पोर्ट्स एक अपनी पहचान है। लेकिन इन स्पोर्ट्स के अंदर, जो मार्शल आर्ट्स की स्पोर्ट्स हैं, इनके अंदर एक और एडिशनल जो चीज़ पाई जाती है वो है सेल्फ डिफेंस का पार्ट। जी। आत्मरक्षा के लिए आपको कुछ ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं, जो ऐसी प्रैक्टिस आप करते हैं जो आपको हेल्पफुल होती हैं। देखिए, वर्तमान जैसे हम जम्मू में आजकल एक खबरें सुनते रहते हैं, कभी किसी की चेन स्नैचिंग हो गई, किसी का पर्स छीन लिया गया, किसी अभी रिसेंटली आपने देखा दुर्गा नगर में एक हादसा हुआ, और एक दो जगह पे ऐसे। मैं जब उनको देखता हूँ तो मेरा मतलब ऐसा मन करता है कि ये सब लोगों को, मैंने एक कमेंट भी लिखा था किसी न्यूज़ चैनल के ऊपर, कि जम्मू के हर आदमी को एक सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए। हर आदमी को, स्पेशली विमेन को, हर लड़की को, मैं अपने बच्चों को भी बोलता हूँ कि सेल्फ डिफेंस सीखना चाहिए, अपनी फिटनेस को इम्प्रूव करना चाहिए, और कुछ ऐसे स्किल्स सीखने चाहिए जो आप स्पॉन्टेनियसली रिएक्ट कर सकें किसी भी ऐसी चीज़ को जो आपके ऊपर किसी तरह का कोई असॉल्ट होता है। तो ये मैंने, उससे भी मुझे एक आइडिया आया कि जम्मू में मुझे कैंप करना चाहिए। मैंने रिसेंटली, आपने देखा होगा, मैंने सोशल मीडिया में भी काफ़ी डाला था, आई ऑर्गेनाइज ए 3 days कैंप फॉर वुमेन। आप आइए, सेल्फ डिफेंस सीखिए, उसमें कोई फी नहीं थी। जिस तरह का रिस्पांस होना चाहिए था, या जिस तरह से वुमेन्स के साथ खासकर हादसे हो रहे हैं, उस तरह का रिस्पांस अभी भी नहीं आ रहा सीखने वालों का। तो मैं चाहता हूं कि वो रिस्पांस बढ़े, और अगर जो भी महिलाएं यहाँ पर, अगर आपका जो प्रोग्राम सुन रही हैं, मैं उनसे ओपनली रिक्वेस्ट करता हूँ, सेल्फ डिफेंस सीखने के लिए आपको बहुत ज़्यादा कोई ऐसा नहीं है कि कोई डिफरेंट काइंड ऑफ बॉडी शेप चाहिए। आपका सिर्फ माइंड सेट होना चाहिए कि मुझे सीखना है। इसके लिए आपको कोई बड़ी एक्सरसाइज नहीं करनी, इसके लिए कोई बड़ी आपके अंदर, शरीर के अंदर बड़ी ज़्यादा कोई ताकत नहीं चाहिए। यू नीड सम स्किल्स। ये स्किल्स की गेम है बेसिकली, स्किल्स और आइडियाज़। तो जब आपके पास आइडियाज़ होते हैं, आपने स्किल्स सीखे होते हैं, तो आपके अंदर थोड़ी सी ब्रेवरी होनी चाहिए, यू कैन इम्प्लीमेंट। फिट मंत्रा की बात करते हैं, आपने अभी कहा भी, तो क्या है आपका फिट मंत्रा? देखिए मैम, फिट मंत्रा तो अभी तो लोग इस पे थोड़ा सा आए हैं, फिट मंत्रा पे लोग योग सीख रहे हैं। अब लोग सुबह, मैं देखता हूँ सैर करने वालों की तादाद भी जम्मू में बड़ी है जी। जिम में जाने वालों की तादाद भी बड़ी है, बशर्ते कि वहाँ पर अभी टेक्निकल ट्रेनिंग उस तरह की नहीं है, लेकिन नंबर ऑफ पीपल जो है वो बड़ा है। जिम कल्चर बड़ा है, जिम कल्चर बड़ा है जम्मू में। और मोर ओवर उसके साथ साथ मैं ये देख रहा हूँ कि छोटी लड़कियाँ, छोटी उम्र की लड़कियाँ, मिडिल एज की लड़कियाँ, विमेन्स जो हैं, वो जा रही हैं जिम में। क्योंकि मैं सराउंडिंग्स के जिम में जाता हूँ, मैं देखता हूँ, अनुभव करता हूँ कि लोग जा रहे हैं। तो फिट मंत्रा तो है, वैसे तो हमारे सरकार, भारत सरकार का भी जो उद्देश्य है कि वो स्वस्थ भारत की तरफ वो आगे बढ़ रहे हैं। और स्वस्थ भारत के लिए हम तभी स्वस्थ हो सकते हैं जब हम सिर्फ देखें ना टीवी पे, हम सिर्फ सुने ना, हम उसको करें। बिल्कुल। हम सुबह उठें, हम अपनी रूटीन को चेंज करें। इट्स वेरी डिफिकल्ट। आप दिमाग से 6 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे काम कर सकते हैं जी। शरीर से 1 घंटा नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। और दिमाग तभी चलेगा जब आपका शरीर भी सही रहेगा। जी जी। जिस दिन आपका शरीर अस्वस्थ होना शुरू हो गया तो दिमाग अस्वस्थ हो जाएगा। तो इसलिए मैं अपील करता हूँ कि फिट मंत्रा का जो मैम हमें आप पूछ रहे हैं, तो मैं चाहता हूँ फिट मंत्रा यही है कि अपने शरीर को कष्ट देना शुरू करें, सुबह उठना शुरू करें, चाहे शाम को उठना शुरू करें। जरूरी नहीं अपना शेड्यूल, जहाँ आपको टाइम मिलता है, दोपहर को, शाम को, इवन आप लेट इवनिंग भी अगर आप वॉक करना चाहते हैं, वॉक के साथ कुछ एक्सरसाइज करना चाहते हैं, अब तो यूट्यूब वगैरह चैनल्स पे भी बहुत सारे टिप्स मिल जाते हैं आपको, अब करें। और जब तक समाज का हर आदमी ये करेगा नहीं, तो फिट इंडिया का मंत्र जो है, फिट इंडिया का जो मंत्र है, वो फिट नहीं बैठ पाएगा। अंबेडकर जी, स्पोर्ट्स हमारी सोसाइटी को कितना चेंज कर सकता है? अगर युवाओं की बात करें तो यूथ अब जिमिंग तो कर रहा है, मतलब फिट वाली साइड तो जा रहा है, लेकिन साथ साथ एक और दिशा उन्होंने पकड़ ली है जिसे हम ड्रग्स कहते हैं। तो कितना स्पोर्ट्स हमारी सोसाइटी में पॉजिटिव चेंज ला सकता है? मैम, मुझे ऐसा लगता है कि शायद स्पोर्ट्स ही एक ऐसा है मंत्र है, स्पोर्ट्स ही एक ऐसा फील्ड है जो इस ड्रग्स माफिया को पिछाड़ सकता है। मैं चाहूँगा कि स्पोर्ट्स में जब लोग जाते हैं तो वो डेडिकेटेड होते हैं। वो पर्टिकुलर हो जाते हैं कि मुझे अपनी सेहत का ध्यान रखना है, अपनी बॉडी शेप अच्छी करनी है, अपना माइंडसेट अच्छा करना है। स्पोर्ट्स में जाने वाले आदमी का माइंडसेट भी ठीक होता है, डिसिप्लिन्ड हो जाता है, डिसिप्लिन्ड होता है, वो फोकस्ड होना शुरू होता है। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि सभी लोग स्पोर्ट्स के अंदर आएँ। इससे आपका अनुशासन ठीक होगा, आपकी डे रूटीन ठीक होगी, आप डाइट कॉन्शियस होएंगे, कुछ भी खाने से परहेज करेंगे। नशा तो बड़ी दूर की बात है,
नशा तो बहुत दूर की बात है, आप कुछ भी फालतू का खाने से भी परहेज करना शुरू हो जाएंगे। अच्छा। जो बच्चा भी स्पोर्ट्स करता है ना मैम, उसका दिमाग जो है ना वो कंपैरेटिवली अदर बच्चों से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, मेंटली ज़्यादा स्ट्रांग होता है। वो जल्दी से किसी की बातों में भी नहीं आता और जल्दी से सरेंडर भी नहीं एक करता। पॉजिटिव अप्रोच रहता है पॉजिटिव उसका। अप्रोच रहती है। अम्बेडकर जी, जब भी हमारा कोई गेस्ट इस प्रोग्राम के लिए आता है तो लास्ट मेरा उससे यही क्वेश्चन होता है कि आपने सोसाइटी के लिए जो काम आप कर रहे हो वो तो एफर्ट्स बहुत अच्छे हैं, तो एज अ चेंज मेकर आप क्या मैसेज देना चाहोगे हमारे दर्शकों के लिए? सोसाइटी में मैं भी सोसाइटी का एक पार्ट हूँ। मैसेज सिर्फ एक ही है कि सबसे पहले हमें फोकस्ड होना चाहिए। हमारी लाइफ का टारगेट जो है उसके ऊपर हमें फोकस्ड होना चाहिए, हमें जी। करना क्या है। और आपको आजकल, पहले क्या होता था 15-16 साल के बाद फोकस्ड होते थे लोग, मुझे क्या करना है। अब छोटी उम्र से ही फोकस्ड होना पड़ता है, कंपटीशन बढ़ गया है। और एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ कि स्पोर्ट्स आप करिए, कोई भी स्पोर्ट्स जिसमें भी आपको पैशन फील होता है, आपको लगता है कि इसमें मुझे थ्रिल फील हुआ है, मुझे मज़ा आया करने का, वो चाहे कबड्डी हो, चाहे खो खो हो, चाहे कराटे हो, कुछ भी स्पोर्ट्स हो जिसके अंदर उसको ऐसा थ्रिल फील हो, उसको करना चाहिए। उसको करना चाहिए, घर से बाहर निकलना चाहिए, पसीने से नहीं डरना चाहिए और हार्ड वर्क करने से नहीं डरना चाहिए। क्योंकि जब आप कोई भी स्पोर्ट्स करते हैं तो उसमें आपका शरीर इन्वॉल्व होता है, उसको कष्ट देना पड़ेगा। तो मैं चाहता हूँ जितना आप अपने शरीर को थोड़ा सा कष्ट में बनाएंगे, उतनी लंबी आप आयु पाएंगे, उतना स्वस्थ शरीर आप पाएंगे, उतना स्वस्थ आप ब्रेन पाएंगे। आप स्वस्थ रहेंगे तो भारत स्वस्थ रहेगा, हमारा जम्मू कश्मीर स्वस्थ रहेगा। यहाँ के जो यूथ हैं वो स्वस्थ रहने चाहिए, क्योंकि उनकी जो आने वाले समय में कंट्रीब्यूशन है समाज के लिए, सोसाइटी के लिए, कंट्री के लिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे ज़्यादा मैं अपील करूँगा यूथ, चाहे वो लड़कियां हैं चाहे वो लड़के हैं, उनसे मैं कहूँगा कि स्पोर्ट्स की तरफ ध्यान दें, फोकस करें थोड़ा सा स्पोर्ट्स की तरफ। मैं ये नहीं चाहता कि आप कोई स्पोर्ट्स पर्सन ही बने, मेडल जीतने वाला ही स्पोर्ट्स पर्सन बने। यू जस्ट इंडल्ज योर सेल्फ पार्शली, चाहे आप उसमें इंडल्ज करें, यू गो फॉर द स्पोर्ट्स। कोई भी काम हो, कोई भी खेल हो, एक तपस्या है और तपस्या करने के बाद जो फल मिलता है वही ज़िंदगी को सार्थक करता है। बी द चेंज मेकर का मकसद भी यही है कि हम अपनी लाइफ को तो चेंज करें, साथ में सोसाइटी के लिए भी एक पॉजिटिविटी लेकर आएँ, एक पॉजिटिव चेंज हम समाज में लेकर आएँ। ये एपिसोड आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। फ़िलहाल के लिए बस इतना ही, दीजिए इजाज़त। नमस्कार।